उस इंसान की बात सुनकर हर कोई हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रणविजय सिंह राणावत, मेरी बहन की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने के लिए? वो इंसान रणविजय को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए चिल्ला आया। कौन हो तुम, और ये क्या बकवास कर रहे हो? सिमरन उन दोनों के पास जाती है और उस इंसान से रणविजय को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। पर उस इंसान के ताकत के कारण सिमरन उसको हिला भी नहीं पाती है। सिमरन भागती हुई रणधीर जी के पास जाती है और उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमारे सामने कोई हमारे बेटे पर हाथ उठा रहा है। रणधीर जी सिमरन की बात सुनकर उन दोनों के पास जा ही रहे थे कि तभी रणविजय बोला, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? उस इंसान ने एक जोरदार मुक्का रणविजय के मुंह पर मार देता है और चिल्लाते हुए बोला, साले तुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके खुद खुशी से जी रहा है। रणविजय के होंठ के किनारे से खून निकलने लगा था। वो अपने होंठ पर हाथ रखते हुए उस इंसान को घूर कर देख रहा था। ए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। वो लड़का सिमरन की तरफ गुस्से से एक नज़र देखता है। उसकी गुस्से से भरी नज़र देखकर सिमरन भी डर जाती है और चुप हो जाती है। वो फिर उसके पास जाता है और रणविजय को मारने वाला होता है कि रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है। घूरते हुए बोलता है, पागल समझ रखा है क्या? कब से देख रहा हूँ, बिना बात के तमाशा कर रहे हो। आखिर हो कौन तुम? वो लड़का रणविजय से अपना हाथ छुड़ाता है और एक जोरदार घुसा फिर से उसके मुंह पर मारते हुए बोला, मैं रीत का भाई प्रशांत शर्मा हूँ। रीत का नाम सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो प्रशांत को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। प्रशांत की उम्र रणविजय की उम्र के आसपास थी। कटकाठी भी उसकी जैसी थी, पर जहां रणविजय का रंग साफ था वहीं प्रशांत सांवले रंग का था, पर सांवले रंग के बाद भी वो हैंडसम बहुत था। ओ तो तुम उस रीत शर्मा के भाई हो? वो लड़की कम थी क्या जो अब तुम भी हमारा जीना दुभर कर रहे हो? सिमरन प्रशांत के पास आकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरी बहन ने आप सबका जीना दुभर किया। अरे उस बेचारी की जिंदगी तो आपके इस कमीने बेटे ने बर्बाद कर दी। प्रशांत रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, ए लड़के खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा। खुद की बहन संभली जाती नहीं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सिमरन मुंह बनाते हुए बोली, इसमें भी मेरी बहन की गलती है? मतलब जिंदगी उसकी बर्बाद हुई, कार एक्सीडेंट में पति उसका मरा, विधवा वो हुई, फिर भी गलती उसकी है, आपके इस बेटे की नहीं जिसकी गाड़ी से मेरी बहन और उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था। ये जान के सब भी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि रीत पहले से शादीशुदा थी और विधवा भी है। हर कोई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते सिवाय 3 लोगों के, रणधीर जी, आदित्य और रणविजय, जिसे सब कुछ पहले से पता था। क्या रीत विधवा है? सुन रही है मम्मी जी? आप ही बोलती थी रीत जैसी लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं होगी, उसके जैसी संस्कारी समझदार। अरे वो संस्कारी नहीं है, वो तो धोखेबाज है। अरे उस जैसी चालबाज लड़की इस दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं होंगी। जबान संभाल कर बात कीजिए मिसेज राणावत, आप भूल रही हैं कि आप मेरी बहन के बारे में बात कर रही हैं। प्रशांत गरजते हुए सिमरन को अपनी गुस्से नजरों से देखते हुए बोला। उसकी गरजाहट सुनकर एक बार तो पूरा परिवार के डर के कारण रूह कांप उठी थी। इधर तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, रणविजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद की और कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोला, और अच्छा, तुम्हारी माँ यहाँ मेरी बहन के बारे में गलत बोल रही हैं और मैं चुपचाप उनकी बकवास सुनता रहूं, यही चाहते हो तुम? देखिए मिस्टर शर्मा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। उस दिन पर तुम्हें ऐसे शोर मचाने से क्या बीता हुआ कल वापस आ जाएगा, रणविजय समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब तुम पहले से जानते थे कि वो एक्सीडेंट तुमने किया था, फिर तुम मेरी बहन की खुशियों के खूनी हो, फिर भी चुपचाप बैठे हुए और मैं पागलों की तरह 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। प्रशांत अपने सर पर हाथ रख लेता है। रणविजय कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां कहाँ रहता है। तब दादी आगे आते हुए प्रशांत से बोली, देखो बेटा, भगवान के आगे किसकी चली है? मुझे बहुत अफसोस है कि रीत बहू के साथ इतना बुरा हुआ है। उसके साथ भगवान ने बहुत गलत किया है। दादी के मुंह से रीत के लिए बहू सुनकर प्रशांत के कान खड़े हो जाते हैं और वो आंखें बड़ी करके हैरानी से दादी को देखता है और फिर पूरे परिवार की तरफ नजर डालता है। क्या कहा आपने? बहू? किसकी बहू? आपने सुना नहीं, रीत विधवा है। आप ये तो अच्छे से जानती ही होगी दादी जी की विधवा किसको बोलते हैं। जिस लड़की का पति खत्म हो जाता है उस लड़की को विधवा बोलते हैं, और मेरी बहन आपके इस पोते के कारण विधवा हुई है। रीत शर्मा कर्ण शर्मा की विधवा है।
प्रशांत एक सांस में ये सारी बात बोल जाता है, जिससे वो तेज तेज सांस लेता है। प्रशांत की बात सुनकर सिमरन गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, पर अब तुम ही प्यारी बहन रीत कर्ण शर्मा नहीं बल्कि रीत रणविजय सिंह राणावत हैं। 2 दिन पहले ही उसकी शादी मेरे बेटे से हुई है। अरे अपना नहीं, कौन सा वो मनहूस दिन था जब तुम्हारी विधवा बहन की शादी मेरे बेटे से हो गई। सिमरन अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये बात सुनकर प्रसाद ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। मेरी बहन अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला मुझे बिना बताए नहीं ले सकती है। बचपन से लेकर आज तक उसने हर एक बात मुझे बताई है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो कैसे नहीं बता सकती है। प्रशांत गुस्से में सबकी तरफ नजर करते हुए बोला, आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, कभी नहीं। ये लो, अब इनको समझाओ। अरे भाई, हम लोग तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? आखिर हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? सिमरन अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख कर बोली, अच्छा ठीक है, तुम हमारी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो तो इन फोटो का यकीन करोगे ना। अब ये फोटो तो झूठ नहीं बोलेगी। सिमरन अपने फोन से फोटो दिखाती है। फोटो देखकर जैसे प्रशांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। प्रशांत गुस्से में रणविजय का कॉलर पकड़ते हुए जलती निगाहों से देखते हुए बोला, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? बताओ। मैं जानता हूँ तुम्ही ने कोई साजिश की होगी, वरना मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करती। ए लड़के, छोड़ो मेरे बेटों को, बात बात पर तुम उसके गिरेबान पर हाथ क्यों डालते हो? सिमरन और आदित्य दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी बहन ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। रणविजय की सांस अब उखड़ रही थी, उसे अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। तुमने 3 साल पहले भी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इतनी मुश्किल से वो खुश रहना सीख रही, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी कि फिर से तुम उसकी लाइफ के साथ खेलने आ गए। प्रशांत दांत पीसते हुए बोला। रणविजय उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर नाकाम हो रहा था। प्रशांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने रूंधे गले से बोला, तुम्हारी वजह से मेरे बहन ने अपना सुहाग खोया, उसका हंसता खेलता परिवार तुम्हारी एक गलती से बर्बाद हो गया। पति तो खोया ही उसने, पर उसका बच्चा। प्रशांत इतना ही बोल पाया था कि पीछे से किसकी की जोरदार आवाज आती है। भाई! ये आवाज सुनकर हर कोई उस तरफ देखने लगता है। सिमरन और आदित्य प्रशांत को छोड़ देते हैं और उधर देखने लगते हैं। प्रशांत उस आवाज सुनकर जल्दी से रणविजय को छोड़ देता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सामने दरवाजे के पास रीत आर्थिक का हाथ पकड़े गुस्से में उसे देख रही थी। हर कोई रीत और उसका हाथ पकड़े आर्थिक को ही देख रहा था। रणविजय सांस लेने के लिए अपनी शर्ट के ऊपर की 2 बटन खोल लेता है। सिमरन उसके पास आकर उसे संभालती है। रीत आर्थिक को लेकर अंदर आती है और एक नज़र सबको देखने के बाद प्रशांत की तरफ देखती है। प्रवीण की आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा देखकर रीत समझ गई थी कि उसके भाई को सब कुछ पता चल गया है। रीत हिम्मत करके अपने भाई के पास जाती है। सिमरन रणविजय को छोड़कर उन दोनों के पास आती है और हाथ हिलाते हुए बोली, लो आ गई तुम्हारी प्यारी बहन, अब इससे ही पूछ लो क्या सच है। दोनों सिमरन की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रीत उसे देख रही थी। प्रवीण की आंखों में आज रीत को अपने लिए प्यार नहीं बल्कि गुस्सा दिख रहा था। प्रवीण रीत का जवाब दिए बिना उसे घूरते हुए बोला, बेटू, ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो सच है क्या? भाई मैं रीत की जुबान लड़खड़ाने लगती है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रीत, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं सच है? प्रवीण रीत के ऊपर चिल्लाते हुए बोला। प्रवीण के चिल्लाने से आर्थिक डर से रीत के पीछे छिप जाता है और रीत डर से कांपने लगती है। वो डरते हुए हकलाते हुए बोली, हाँ, ये सब सच है। आपने जो कुछ सुना है वो सब सच है। मेरी शादी मिस्टर राणावत से हुई है। रीत का इतना बोलना था कि पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंज जाती है। हर कोई हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वहीं रणविजय के गुस्से से अपने जबड़े कस लेता है और उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है। रीत के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। वो हैरानी से प्रवीण को देख रही थी, जिसने पहली बार अपनी बहन पर हाथ उठाया था। वहीं प्रवीण की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। लाल आंखों में गुस्से के साथ अपनी बहन पर पहली बार हाथ उठाने के कारण आंखों में आंसू भर गए थे, पर किसी तरह उसने अपने आंसू रोके हुए थे। भाई! रीत अपने भर गले से बोली, मत बोल मुझे भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरा। मर गया तेरा भाई। अरे मैं हूँ कौन तुम्हारा जो तुम मुझे कुछ बताओगी?
अरे मैं तो कोई नहीं हूँ तुम्हारा, है ना, ऐसा ही है ना। प्रवीण बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए बोला। प्रवीण अपने आंसू रीत को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पीठ रीत की तरफ कर ली और अपनी 2 उंगलियों से अपने आंसू रोकने लगा। रीत जल्दी से कसकर प्रवीण की बाजुओं को पकड़ लेती है। भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर आपके सिवा मेरा है कौन? मेरे लिए तो मेरी माँ भी तुम हो, मेरे पिता भी तुम हो, मेरा पूरा परिवार ही तुम हो। प्रवीण उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है। वहां पर खड़े हर एक इंसान को रीत के लिए बुरा लग रहा था। इतनी सी उम्र में उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। भाई भाई, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुमको ये सब कुछ बताने वाली थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। रीत इससे आगे कुछ बोलती तभी प्रवीण उसकी तरफ देखते हुए बोला, कब? रीत, कब कब बताती तुम मुझे? अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो शायद ही मुझे कुछ पता चलता। वाह बेटू, वाह, तूने तो एक पल में ही मुझे पराया कर दिया बेटा। अरे इतना तो तब नहीं टूटा था, जब हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ कर गए थे, जितना आज मैं टूट गया हूँ। प्रवीण रीत से दूर हो जाता है। भाई, ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे माफ कर दो भाई। रीत उसके पास जाने लगती है कि तभी प्रवीण उसके चेहरे के सामने अपना हाथ की हथेली से उसे रोकने का इशारा करता है। खबरदार, आज के बाद मुझे भाई कहाँ। आज से ना तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई। आज से सब कुछ खत्म। ये बोलकर प्रवीण जाने लगता है। रीत उसको रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं रुकता तो रीत हार कर वही जमीन पर खिर जाती है। रीत को ऐसे बिलखते हुए रोता देखकर रणविजय से अब रहा नहीं जा रहा था। रीत के आंसू देखकर रणविजय के दिल पर जैसे दर्द हो रहा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर रणविजय रीत के पास चला जाता है। वो रीत के कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से रीत उठती है और जल्दी से रणविजय को गले लगा लेती है। पर जैसे रणविजय की आवाज उसके कान में पड़ती है वैसे ही उसका रोना बंद हो जाता है। मत रोई मिसेज राणावत, इतना रोएगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रणविजय उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर रीत को और गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उसको जोर से धक्का दे देती है। रीत चिल्लाते हुए रणविजय की तरफ उंगली करते हुए बोली, दूर रहिए मुझे आप। ये जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, ये सब आपके कारण हो रहा है। अगर आपने उस दिन मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की होती तो मेरा भाई ऐसे मुझसे नाराज नहीं हुआ होता। रीत की बात सुनकर घर वाले हैरानी से रणविजय को देखने लगते हैं। वहीं प्रवीण बाहर जा रहा था, उसके कदम चौखट पर रुक जाते हैं और वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। रीत की बात सुनकर हर कोई हैरान था। रणधीर जी दादी का चेहरा देख रहे थे और सिमरन ने तो हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया था। सिमरन कुछ बोलती उससे पहले प्रवीण गुस्से में दरवाजे के पास ही बोला, क्या कहा तुमने रीत? प्रवीण की आवाज सुनकर रीत होश में आती है और अपना सर नीचे करते हुए अपने बालों को कान के पीछे करती है। प्रवीण रीत के पास आता है और उसको खुद की तरफ घुमाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या जो कुछ तुमने अभी बोला वो सब सच था? रीत अपने प्रवीण की आंखों में देखते हुए बोली, भाई वो। प्रवीण जोर से चिल्लाते हुए बोला, हाँ और ना में जवाब दो रीत। रीत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ भाई, ये सब सच है। मिस्टर राणावत ने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और तुमने कर भी ली। क्यों रीत, क्यों? प्रवीण उसके बाजुओं को हिलाते हुए बोला, क्योंकि उन्होंने आर्थिक को किडनैप करने की धमकी दी थी और आप जानते हैं कि मेरी जान मेरे बच्चे में बसती है और मेरी जान तुम में बसती है बेटू। ये तूने क्या किया? तू अब यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगी, समझी तुम? अभी के अभी मेरे साथ घर चल रही है। प्रवीण रीत का हाथ पकड़ते हैं और आर्थिक को जल्दी से गोदी लेकर जाने लगता है। रुको, आप ऐसे ही मेरी बीवी को नहीं ले जा सकते हैं मिस्टर शर्मा। रणविजय प्रवीण के सामने आते हुए बोला, ओ तो मुझे अब अपनी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए तुमसे पूछना होगा। प्रवीण उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, हाँ, क्योंकि अब ये आपकी बहन के साथ मेरी पत्नी है। मैं ये जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता हूँ। आपके माने या ना माने से हम दोनों की शादी झूठी नहीं हो जाएंगी। ये तो सच है ना कि ये मेरी पत्नी मिसेज रीत रणविजय सिंह राणावत हैं और मैंने पूरे विधि विधान से इनसे शादी की है। रणविजय रीत की तरफ देख रहा था। रणविजय की बात सुनकर रीत सर उठाकर रणविजय की तरफ हैरानी से देखती है। तुम कुछ भी बोलो, मैं इस शादी को नहीं मानता और ना मेरी बहन मानती है। ये बात सुनकर रणविजय और प्रवीण दोनों रीत की तरफ देखते हैं। रणविजय बहुत उम्मीद से रीत की तरफ देखता है कि रीत कुछ बोलेगी, पर रीत रणविजय की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर रणविजय को बहुत बुरा लगता है। अब तो तुमने देख लिया ना, जब तुम्हारी बीवी ही इस शादी को नहीं मानती है तो तुम किस हक होना उसे यहाँ रोक रहे हो?
रणविजय के पास प्रवीण के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अभी भी रीत को देख रहा था जो उससे नजरें चुरा रही थी। अब तुम्हारा ये तमाशा हो गया हो तो हम जा सकते हैं। और हाँ, ये मत सोच लेना कि ये बात यही खत्म हो गई है। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। और हाँ, 2 दिनों में ही मैं तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। प्रवीण रणविजय के पास उसकी आंखों में घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला। रणविजय भी उसे गुस्से में घूर रहा था। प्रवीण रीत का हाथ पकड़कर रणविजय के सामने से उसे ले जाने लगता है। रीत रणविजय की तरफ अपनी आंखों से उदासी लिए देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे रणविजय से दूर होने का दुख हो रहा था। रणविजय उसको रोकना चाहता था पर उसे वो रोक नहीं पाता है। रीत प्रवीण के साथ राणावत मैंशन से चली जाती है। पूरा परिवार दुखी था, सिर्फ एक इंसान के सिवा, वो थी सिमरन। सिमरन बहुत खुश थी कि रीत जैसी विधवा और एक बच्चे की मां उसके बेटे के जीवन से चली गई। सिमरन अपने दोनों हाथ झटकते हुए बोली, चलो बला टली। अच्छा हुआ खुद ही उसका भाई मेरे घर और मेरे बेटे की जिंदगी से उसे ले गया, वरना मैं उस विधवा को खुद धक्के मारकर निकाल देती। सिमरन की बात सुनकर रणधीर जी चिल्लाते हुए बोले, सिमरन, कभी तो सोच समझ कर बोला करो। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम भूल रही हो कि आज रीत की हालत का जिम्मेदार तुम्हारा ये बेटा ही। अरे इसके कारण ही तो रीत विधवा हुई है और इसके कारण ही उसका बेटा बिना पिता के प्यार के बगैर है। रणधीर की बात सुनकर सिमरन गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, आपको सिर्फ मैं ही गलत लगती हूं ना? अरे आप उस लड़की के बाप नहीं, आप रणविजय के पिता हो। अरे आपको तो अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए ना कि उस लड़की के बारे में। आज तक मैं रणविजय के बारे में तो सोचता आया हूँ, उसका बाप हूँ इसलिए तो उसके खातिर मैंने उस बेचारी बच्ची के साथ कितना गलत किया है। रणधीर जी अफसोस करते हुए बोले, चुप करो तुम दोनों। आज यहाँ जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है। घर में बहू के कदम पड़े हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली गई। ये ठीक नहीं है रणधीर। कुंती जी अपने मन की चिंता जताते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आप भी ना कौन सी पुरानी बातें कर रही हैं? ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि उस विधवा लड़की से हमारे रणविजय का पीछा छूट गया। अब मैं अपने रणविजय की शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। सिमरन अपने दोनों हाथों से ताली मारते हुए खुशी से झूमते हुए बोली, चुप करो सिमरन बहू, ये सब बकवास बंद करो। तुम अब रणविजय की शादी कैसे करवा सकती हो? वो पहले से शादीशुदा हैं। ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत। दादी ये बोलते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि अचानक से वो जमीन में गिर जाती हैं। कुंती जी को फिर से पैनिक अटैक आया था। इस बार उनकी हालत ज्यादा ही खराब थी। वो बार बार रणविजय से रीत को वापस घर ले आने की जिद कर रही थी। रणविजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी से क्या बोले। रीत अपनी मर्जी से गई है, अब उसकी मर्जी के बिना तो उसको वापस कैसे वो ले आए? परिवार में हर कोई चाहता था कि रीत वापस घर आ जाए, बस सिमरन को छोड़कर। इधर सिमरन अलग ही जिद पर थी कि अगर वो विधवा लड़की इस घर में आए तो वो लोग सिमरन को खो देंगे। सिमरन अब किसी भी हालत में रीत को राणावत परिवार का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। इन सब में रणविजय का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। अगर वो दादी की बात मानता है तो वो अपनी माँ को खो देगा, और अगर वो अपनी माँ की बात मानेगा तो दादी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएंगी। रणविजय अपने कमरे में आता है। आज उसे अपना कमरा बहुत खाली खाली लगता है, जैसे इस कमरे में वो बहुत दिनों बाद आया हो। वो एक नज़र पूरे कमरे में डालता है। रणविजय धीरे धीरे मिरर के पास आता है और मिरर के पास रखी रीत की रंग बिरंगी चूड़ियों को अपने हाथ में उठा लेता है। 2 दिन ही हुए थे आपको हमारे घर आए हुए, पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमसे हमारे शरीर का हिस्सा अलग कर दिया हो। पता नहीं क्यों हमें आपकी बहुत कमी खल रही है। आखिर अपने हम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया मिसेज राणावत? हमारा ये कमरा भी आज आपके बिना अधूरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कमरा हमारा था ही नहीं, कुछ अधूरा सा एहसास हो रहा है। पर क्यों ये हम नहीं समझ पा रहे हैं? रणविजय रीत की चूड़ियों को अपने हाथ में लिए बड़बड़ा रहा था। रणविजय अपनी ही सोच में खोया था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रणविजय खुद को संभालता है और रीत की चूड़ी को जल्दी से रख देता है। वो मुड़ के देखता है तो रणधीर उसके पीछे खड़े थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? सब ठीक तो है? दादी की तबीयत ठीक है ना? रणविजय जल्दी जल्दी बोले जा रहा था। हाँ हाँ, सब ठीक है, माँ भी बिल्कुल ठीक है। तुम परेशान मत हो, शांत हो जाओ बेटा। रणधीर उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले। रणधीर रणविजय को बेड पर बैठाते हैं और वो भी उसके पास बैठ जाते हैं।
तो अब आगे क्या करने वाले हो आप रणविजय? रणविजय जो अपना सर नीचे झुकाए बैठा था वो अपने दोनों हाथ अपने बालों में ले जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा, क्या करूं? एक तरफ दादी है तो दूसरी तरफ माँ, आखिर किसकी सुनूं मैं? तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है बेटा? तुम अपने दिल की सुनो, जो तुमको सही लगे वो करो। मिसेज राणावत अपनी मर्जी से गई हैं। पापा मेरा दिल चाहता है कि वो खुद अपनी मर्जी से वापस आए, ना कि मेरी जोर जबरदस्ती से। रणविजय रणधीर की तरफ देखते हुए बोला, तुमको जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार तो जाने अनजाने में ही सही उस बेचारी बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया है, अब दूसरी बार ऐसा ना हो उसके साथ। रणधीर रणविजय के कंधे को थपथपाते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रवीण के इतना बोलने पर रीत ने रणविजय की सेक्रेटरी की जॉब से भी इस्तीफा दे दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके भाई को अब किसी प्रकार से दुख हो। उसने पहले ही इतनी बड़ी बात अपने भाई से छुपाकर गलत किया था। रणविजय जब ऑफिस पहुंच तो अपने केबिन में रीत को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उसे कितने दिनों बाद देख रहा था, लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। आंखों में एक उदासी थी, उसके चेहरा तो जैसे गुलाब की तरह मुरझा गया था। ऐसा नहीं था कि रीत पहले नहीं उदास रहती थी, पर इस वक्त की उदासी और पहले की उदासी में फर्क था। रणविजय को रीत की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे थे, पर रात भर रोई उन आंखों की सूजन से वो उसका दर्द समझा रहा था और खुद से उसे और ज्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि रीत आज जिस भी हाल में उसका जिम्मेदार वही है। मिस्टर राणावत, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। रीत अपना राजिग्नेशन लेटर आगे करते हुए बोली। रीत की आवाज़ सुनकर रणविजय अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसके लेटर को पढ़ने लगता है। वो लेटर पढ़ने के बाद रीत को ऊपर से नीचे तक देखता है। रणविजय ये देखकर दुखी हो जाता है कि रीत ने ना तो मांग भरी थी और ना ही मंगलसूत्र पहन था। वो पहले की तरह ही तैयार हुई थी। मिसेज राणावत, हमारे घर की परेशानी को आप अपनी जॉब से दूर रखिए। जो कुछ इस वक्त हम दोनों के साथ हो रहा है उससे आपकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। रणविजय रीत को समझाने की कोशिश करता है। मिस्टर राणावत, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। पहले ही मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, पर अब और नहीं। अगर वो नहीं चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करूँ तो मैं नहीं करूँगी। रीत ये बोलकर उठकर जाने लगती है। रणविजय जल्दी से उठ जाता है और रीत को रोकते हुए बोला, रुकिए मिसेज राणावत, आप यही चाहती हैं तो यही ठीक, पर जॉब छोड़ के जाने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि आप मेरी बीवी हैं। और आपके भाई को क्या लगता है कि आपकी नौकरी छोड़ने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो आपके भाई गलत हैं। रीत रणविजय की बात का कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। आपको तो मैं वापस लेकर ही आऊंगा मिसेज राणावत, चाहे इसके लिए मुझे आपके भाई से ही क्यों न लड़ना पड़े। रीत जल्दी से ऑफिस से बाहर आती है और टैक्सी में बैठ जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और अंदर आती हवा को महसूस करने लगती है। रीत अपने मंगलसूत्र को बाहर की तरफ निकालती है और उसको देखते हुए बोली, कैसी किस्मत है मेरी। पहले विधवा थी तो चाहकर कभी सच संवर नहीं पाई, और अब एक सुहागन होकर भी एक विधवा की तरह रह रही हूँ। रीत खिड़की से बाहर देखते हुए आज सुबह की बात याद करने लगती है। जब वो तैयार होकर रणविजय के ऑफिस आ रही थी कि तभी प्रवीण उसे रोक लेता है और रीत से उसकी सुहागन की चीजें उतारने को बोलता है। प्रवीण की बात सुनकर रीत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तब प्रवीण उसे घूरते हुए बोलता है, जब तुम इस शादी को नहीं मानती हो तो इस जबरदस्ती के रिश्ते की निशानी तुम अपने गले और माथे पर लिए क्यों घूम रही हो? उतार दो इस बोझ को। रीत चाहकर भी प्रवीण से कुछ नहीं बोल पाती है और अपने कमरे में चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो कुछ इस तरह अपने मंगलसूत्र को अपने गले में छुपाती है कि किसी को वो नहीं दिखे, और वो अपने मान के बीच में सिंदूर लगा लेती है। रीत मिरर में देखते हुए बोली, माना कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई और मैं राणावत मैंशन से चली आई, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई। मिस्टर राणावत ने मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है और अब ये सिंदूर तभी हटेगा जब मैं उनसे डाइवोर्स ले लूंगी। 1 महीने बाद, उस दिन के बाद रीत और रणविजय फिर कभी नहीं मिले। प्रवीण ने रीत से डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिया था, बस अब रणविजय की सिग्नेचर बाकी थे जो वो जल्द से जल्द करवाने में लगा हुआ था। इधर रीत ने दूसरी कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और 2 दिन बाद उसको जॉब के लिए बुलाया गया था। ये एक इंटरनेशनल कंपनी थी जो अभी 2 महीने पहले ही खोली गई थी। इस कंपनी का बॉस ज्यादातर बाहर देशों से अपनी इस कंपनी को चला रहा था। इस कंपनी का नाम डीके इंडस्ट्री है। रीत को इस कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया गया है। रीत को इस कंपनी में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है।
पर अभी तक उसने अपने बॉस को नहीं देखा है। पर कंपनी के मालिक के बारे में रीत ने यहाँ सबके मुंह से कुछ ना कुछ सुना है। आज सुबह जब रीत ऑफिस आती है तो हर कोई अपने काम से ज्यादा इधर उधर कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ था। ये देखकर उसे अजीब लगता है, तो वो पीयू से पूछती है तो उसे पता चलता है कि आज इस कंपनी के मालिक आ रहे हैं, इसलिए कंपनी का हर स्टाफ डेकोरेशन में लगा हुआ था। चलो आज अपने नए बॉस से मिलने का मौका मिलेगा, रीत मन में सोचते हुए मुस्कुरा देती है। कंपनी के सारे स्टाफ कंपनी की बिल्डिंग के बाहर हाथों में माला लेकर बड़ी बेसब्री से अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। रीत भी अपने बॉस को देखने और मिलने के बेकरार थी। वो देखना चाहती थी जिस इंसान के बारे में वो इतने दिन से सुन रही थी, आखिर वो दिखता कैसा है। रीत यही सब सोच रही थी कि एक ब्लैक रॉयल्स तेजी से आके रुकती है। जैसे गाड़ी रुकती है वैसे ही एक ब्लैक रंग का सफारी सूट पहने हुए आमदी पैसेंजर सीट से जल्दी से बाहर निकलता है और कार के पीछे का दरवाजा खोलता है। उसमें से एक 30-35 साल का आदमी सफेद रंग का सूट पहने आंखों में ब्लैक रंग के गॉगल्स लगाते हुए बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है वैसे ही कंपनी का मैनेजर उनके पास आता है और उससे हाथ मिलाकर उसे आगे ले जाता है। सर, ये मिस रीत हो, आपकी सेक्रेटरी। मैनेजर रीत की तरफ देखते हुए कंपनी के मालिक से बोला। रीत जो माला उठाकर उसकी तरफ मुड़ती है और माला उस इंसान के सामने करती है। जैसे ही वो उस इंसान का चेहरा देखती है वैसे ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और हैरानी से वो उस इंसान को आंखें बड़ी करके देखने लगती है। आप, रीत अटकते हुए बोली। हम फिर मिल गए मिस रीत, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप इस कंपनी के मालिक हैं? धनुष कपूर, डीके इंडस्ट्री, रीत धीरे से बोली। जी, ये मेरी कंपनी है और अब आप मेरी सेक्रेटरी हैं मिस रीत, धनुष मुस्कराते हुए बोली। रीत को जब पता चलता है कि वो धनुष कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी है तो वो तुरंत अपना रिजाइन लेटर लेकर धनुष के पास जाती है। धनुष उसका लेटर पढ़ता है और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर रीत की तरफ देखते हुए उस लेटर को फाड़ देता है। रीत हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धनुष को देखने लगती है। वो अटकते हुए बोली, ये आपने क्या किया मिस्टर कपूर? वही जो मुझे सही लगा मिस रीत, धनुष रीत के पास आते हुए बोला। आपने क्या मेरी कंपनी को रॉयल राजपूताना समझ कर रखा है कि जब आपका मन हुआ ज्वाइन किया और जब आपका मन किया तो रिजाइन कर दिया? धनुष उसे घूरते हुए बोला। रीत कुछ नहीं बोल पाई, वो वैसे ही बिना डरे धनुष की आंखों में देखती रहती है। मिस रीत, मैं मिस्टर रणविजय नहीं हूँ, मैं धनुष कपूर हूँ और आप भूल रही हैं। आपने यहाँ ज्वाइनिंग से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर सिग्नेचर किया था, क्या आपने वो पेपर्स ध्यान से नहीं पढ़े थे? नहीं, मैंने पढ़ा था, रीत सर झुकाते हुए बोली। तो जब आपने पेपर्स पढ़े थे तो आप जानती हैं कि आप इस जॉब को 3-4 महीने से पहले नहीं छोड़ सकती हैं और अपने इससे पहले जॉब छोड़ी तो आपको 3 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। जी मैं जानती हूँ। जब आप सब कुछ जानती हैं मिस रीत तो आप ऐसी गलती क्यों कर रही हैं? आप इस जॉब को 3 महीने से पहले नहीं छोड़ सकती हैं। धनुष की बात सुनकर रीत को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अच्छे से इस कंपनी के बारे में जानकारी क्यों नहीं निकाली थी? उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब आप जा सकती हैं मिस रीत, धनुष अपने डेस्क पर बैठते हुए बोला। हाँ जी, रीत अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से वहां से 9-2-11 हो लेती है। रीत को ऐसे जाते देखकर धनुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब मैं आ गया हूँ मिस रीत, इस बार तो आपको अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं करूंगा। धनुष रीत की फोटो लैपटॉप में देखते हुए बोला। इधर एक क्लब में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। हर कोई अपने रंग में चूर नाच गा रहा था। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे तो कुछ वहां अपनी बिजनेस मीटिंग की बातें कर रहे थे। वहीं डांस स्टेज पर एक लड़कियों का ग्रुप अपनी मस्ती में चूर नाच रहा था। उन्हीं से कुछ दूर पर बैठे कुछ लड़के उन लड़कियों को देखकर मजे ले रहे थे। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का नशे में उठता है। ओह ए बे, कहाँ जा रहा है? दूसरा लड़का ड्रिंक के नशे में बोला। यार अब मुझसे नहीं रहा जाता है। यार कब तक दूर से इन फूलों का मजा लेंगे, चल जरा पास से इनकी खुशबू लेकर आते हैं। वो लड़का उन लड़कियों को देखते हुए बोला। यार तू सही बोल रहा है, यार इन फूल के रस को तो मुझे भी चखना है। तीसरा दोस्त पहले वाले का साथ देते हुए उन लड़कियों को देखकर बोला। ठीक है, पर कहीं हम लोग किसी मुश्किल में फंस ना जाएं। दूसरा लड़का थोड़ा डरते हुए बोला। अबे साले, तू फटू है और फटू ही रहेगा यार, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, वैसे भी ये मस्ती करने की जगह है, डर मत और चल मजे करते हैं। ये बोलकर सभी दोस्त उठकर डांस स्टेज पर चले जाते हैं। वो लड़के उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उनके साथ जबरदस्ती डांस करने लगते हैं।
लड़कियों के साथ बदतमीजी होता हुआ वहां बैठा हर इंसान अच्छे से समझ रहा था, पर कोई उठकर उन लड़कियों की मदद करने के लिए नहीं जाता है। वही क्लब में बैठे और कुछ लड़के जो शायद अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे वो बहुत देर से उन लड़कों की बदतमीजी देख रहे थे। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का उन लड़कियों की मदद के लिए उठा है कि तभी उसका दोस्त उसे रोकते हुए बोला, यार अब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो हरामजादे उन लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो लड़का अपने दोस्त पर गुस्सा करते हुए बोला, तो इसमें तुझे क्या यार, करने दो जो वो कर रहे हैं, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। अगर इन लड़कियों में तुम्हारी बहन होती तो तब भी तू ऐसा ही बोलता। भगवान ने अगर तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है तो इंसान बनके रहो, जानवर क्यों बन रहा है। तुम जैसे लोग बस नाम के मर्द होते हो, बस किसी लड़की को दबाने में ये मर्दानगी दिखाते हो, उसकी रक्षा करने में कहाँ चली जाती है ये मर्दानगी। हाँ, उस लड़के की बात सुनकर वहां बैठा हर एक इंसान शर्म से अपना सर झुका लेता है। वो लड़का डांस स्टेज पर आता है और उन लड़कियों से दूर कर देता है। उस लड़के को देखकर कुछ और लोग उन लड़कियों की मदद के लिए आते हैं। ये देखकर वो लड़के डर के कारण वहां से भाग जाते हैं। तभी एक लड़की उन लड़के को अपनी तरफ घुमाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे देती है। वो लड़का हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की को देख रहा था जो उसे गुस्से से देख रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? उस लड़के का दोस्त उस लड़की पर गुस्सा करते हुए बोला। चुप, बिल्कुल चुप, मैं तुम लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले तुम अपने कुछ दोस्तों को भेजकर इन लड़कियों को परेशान करते हो और फिर खुद हीरो की तरह इन्हें बचाने चले आते हो, महान बने। वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर? आदित्य अग्निहोत्री पर हाथ उठाया। आदित्य अपनी गुस्से से जलती हुई आंखों से उस लड़की को देखते हुए चिल्लाया। हर कोई उन्हीं दोनों को देख रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था इस लड़की ने किस बात पर उस लड़के को थप्पड़ मार दिया था। क्लब का माहौल बिगड़ता देखकर वहां पर क्लब का मैनेजर और कुछ बॉय गार्ड आ जाते हैं। क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मैनेजर भीड़ को देखते हुए बोला। क्या हुआ मिस्टर अग्निहोत्री, कुछ हुआ है क्या? मैनेजर आदित्य को देखते हुए बोला। आदित्य ने मैनेजर की बात का कोई जवाब नहीं देता है, वो वैसे ही उस लड़की को अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। वो लड़की आदित्य को घूरते हुए मैनेजर से बोली, ये मिस्टर, हम लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे और जब मैंने इनकी बदतमीजी का तोहफा दिया तो ये मुझे ही घूरने लगे। वो मुंह बनाते हुए बोली। ए लड़की, जबान संभाल कर बोलो, मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी की? आदित्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। ओ रियली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। एक तो इनकी मदद की उन लड़कों से, ऊपर से ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। किसी ने तुमसे मदद मांगी थी क्या? मैं या कोई और लड़की तुम्हारे पास आई थी मदद मांगने? लिसन मिस्टर, ये अच्छे बनने का नाटक ना कहीं और करना जाके। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को मदद के बहाने फायदा उठाना ही आता है लड़कियों का। अब जाते हो या एक और तोहफा दूं दूसरे गाल पर? वो घूरते हुए आदित्य के पास आके बोली। सब कोई वहां आदित्य और उस लड़की का झगड़ा देख रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे रोके। आदित्य उस लड़की की कमर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लड़की हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे। आदित्य उसे घूरते हुए गुस्से में जबड़े कस कर बोला, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारा तोहफा ले लेता हूँ। वो लड़की जब तक कुछ समझती, आदित्य उसके होठों को चूम लेता है। लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर आदित्य के सीने पर हाथ मारती रहती है, पर आदित्य उसे और कस कर पकड़ लेता है। राणावत मेंशन। रणविजय, अब अचानक से तुम कहाँ जा रहे हो? सिमरन रणविजय के पीछे पीछे चलते हुए बोली। माँ, एक मीटिंग के लिए महीने भर बाहर जा रहा हूँ, रणविजय जल्दी से चलते हुए बोला। पर अचानक से तुमने कुछ बताया नहीं। माँ, अब अचानक से मीटिंग आ गई तो क्या करूँ, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, रणविजय झल्लाते हुए बोला। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है? सिमरन हिचकते हुए बोला। सिमरन के जवाब से परेशान होते हुए रणविजय उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला, माँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या जाना चाहती हैं, और बेफिक्र रही, जिसके लिए आप मुझसे इतनी पूछताछ कर रही हैं वो मेरे साथ नहीं जा रही है, बल्कि उसने 2 हफ्ते पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है, तो आप प्लीज परेशान मत होइए। रणविजय की बात सुनकर सिमरन खुश हो जाती है और हाँ में सर हिला देती है। तो अब मैं जाओ? रणविजय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला। सिमरन रणविजय को गले लगा लेती है, धीरे से बोली, आराम से जाना और जल्दी आ जाना। हाँ,
रणविजय थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी वो देखता है आदित्य गुस्से में लाल हुआ घर के अंदर आ रहा था। अब इसको क्या हुआ? रणविजय धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्या हुआ भाई, बड़े गुस्से में दिख रहे हो? रणविजय आदित्य को रोकते हुए बोला। हाँ यार, किसी पागल लड़की ने दिमाग खराब कर दिया, आदित्य मुंह बांधते हुए बोला। अच्छा, कौन थी? ज्यादा ही खराब कर दिया मूड तुम्हारा, रणविजय आदित्य के होठों को हल्का छू कर बोला। रणविजय अपनी उंगली दिखाता जिस पर लिपस्टिक लगी हुई थी। ये देखकर आदित्य झेप जाता है और इधर उधर देखने लगता है। यार छोड़ वो सब, ये बता तू कहाँ जा रहा है? आदित्य रणविजय का सामना देखते हुए बोली। अरे एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, कब तक आएगा? पता नहीं यार, जैसे काम खत्म हो जाएगा आ जाओगा। हो सकता है 2 दिन में खत्म हो जाए या फिर 1 महीना या हफ्ता लग सकता है। अच्छा, हाँ, तू घर पर सबका ख्याल रखना। और रणविजय इससे आगे बोलता तब तक आदित्य बोल पड़ा। टेंशन मत ले यार, मैं घर वालों और बाहर वालों दोनों का ख्याल रखूंगा, तू बस जल्दी से आ जा। आदित्य रणविजय के कंधे पर हाथ रख देता है। थैंक यू। रणविजय आदित्य के गले लग जाता है और रणविजय वहां से चला जाता है। रीत धनुष की सेक्रेटरी के तौर पर अच्छे से काम कर रही थी। धनुष कोई मौका नहीं छोड़ता था रीत के करीब आने का। रीत धनुष की हर हरकत को अच्छे से समझ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। हर वक्त धनुष की नज़रें रीत पर ही टिकी रहती थी, जो उसे पसंद नहीं था। वो हर वक्त बस धनुष की बातों को, उसके काम को रणविजय के काम और बातों से मिलाते हुए सोचती कि अगर अभी मिस्टर राणावत यहाँ होते तो वो कैसे करते। रीत रणविजय को हर पल याद करती रहती थी। वो चाहे खुद को कितना भी बिजी कर ले, पर रणविजय की यादों से पीछा नहीं छूटा था उसका। रीत को धनुष के साथ काम करते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में वो धनुष की फितरत को बहुत अच्छे से समझ गई थी। धनुष की नज़रों में अपने लिए अलग फीलिंग देखकर उसे अजीब लगता था। कुछ दिनों से रीत अपने ऑफिस के कामों में बहुत बिजी थी। वो देर रात को घर आती और सुबह जल्दी ही ऑफिस चली जाती थी। आर्थिक के साथ टाइम बिताने का उसको वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि धनुष की कंपनी ने एक फंक्शन शो ऑर्गेनाइज कर रही थी और धनुष चाहता था कि इस शो में कोई कमी ना हो। वो इस शो में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। धनुष इस शो की सारी जिम्मेदारी रीत को देता है, जिससे वो रीत के साथ और वक्त बिता पाए। रीत ना चाहते हुए भी काम की मजबूरी में धनुष के बर्ताव को सहती है। धनुष की रीत के लिए चाहत ऑफिस में किसी से छुपी नहीं थी। ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय पीठ पीछे रीत और धनुष की बातें करता था। हर कोई यही बोलता थी रीत धनुष को अपनी सुंदरता में फंसाकर आगे बढ़ रही है। 2 दिन बाद शो होने वाला था। रीत लोगों की कानाफूसी से अनजान अपना काम कर रही थी। इस शो में मुंबई से नहीं बल्कि बाहर देशों से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे और धनुष नहीं चाहता था कि किसी भी कारण ये शो बर्बाद हो। 2 दिन भी तैयारियों में निकल जाते हैं। आज फंक्शन था और रीत सुबह ही ऑफिस जल्दी आ गई थी। वो सब कुछ परफेक्ट करने में लगी हुई थी। दिन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डीके इंडस्ट्री का फंक्शन मुंबई के सबसे फेमस होटल कोहिनूर में था। ये होटल अपनी सुंदरता और लग्जरी मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। कोहिनूर में पार्टी या फंक्शन के लिए बुकिंग की कीमत 1 लाख से लेकर 90,000 लाख तक की है। धनुष ने शो के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी, जिसके लिए उसने अपने बिजनेस वर्ल्ड से फ्रेंड्स और पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ फ्रेंड्स और फिल्म इंडस्ट्री में से अपने फ्रेंड्स को बुलाया था। होटल कोहिनूर के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। आज टीवी पर हर न्यूज़ चैनल पर धनुष के इस शो की बातें ही हो रही थी। होटल के बाहर मीडिया को रोकने के लिए बहुत से बॉडीगार्ड लगे हुए थे, जो मीडिया वालों को अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी एक वाइट रंग की कार उस भीड़ के बीचों बीच रुकती है। मीडिया वाले उस कार के अंदर देखने लगते हैं। बॉडीगार्ड मीडिया को दूर करते हैं। गाड़ी की पैसेंजर सीट से एक आदमी बाहर आता है और बैक सीट का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही धनुष गाड़ी से बाहर आता है। धनुष ने आज क्रीम रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। मीडिया वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो जल्दी से अंदर चला जाता है। धनुष अंदर जाता है तो देखता है फंक्शन की तैयारी हो गई थी और स्टेज बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसकी नजरें चारों तरफ जाती हैं। धनुष इधर उधर देख ही रहा था कि तभी वहां पर धनुष का मैनेजर आता है। हेलो सर, मैनेजर धनुष से बोला। सब तैयारी अच्छे से हुई है? धनुष सब तरफ देखते हुए बोला। जी सर, सारी तैयारी अच्छे से हो गई है, मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ। धनुष अभी भी इधर उधर ही देख रहा था। मैनेजर धनुष की नज़रों को देखकर समझ रहा था कि वो किसे ढूंढ रहा है।
सर क्या बात है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हूँ हाँ, मैं मिस रीत को ढूंढ रहा हूँ। धनुष इधर उधर देखते हुए बोली। ओह अच्छा मिस शर्मा, वो तो सर ड्रेसिंग रूम में होंगी मॉडलों के साथ। मैनेजर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैनेजर की बात सुनकर धनुष ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। धनुष अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगता है। उसकी नजरें रीत पर ही टिकी थी, जो हर मॉडल की जरूरत और उनको समझा रही थी। रीत काम के कारण अभी भी तैयार नहीं हुई थी, उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, बाल सब बिखर गए थे, चेहरे की रौनक फीकी पड़ी हुई थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत रातों से सही से सोई नहीं है। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। धनुष को रीत की हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने रीत को इतना काम नहीं देना चाहिए था। वो रीत के पास जाने के लिए कदम बढ़ाता है कि तभी मैनेजर उसके पास आता है। सर हमारे इन्वेस्टर आ गए हैं और आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर राणावत भी आ गए हैं, मैनेजर उसके कान में बोलता है। धनुष मैनेजर की बात सुनकर जवाब में हूँ बोलकर हाँ में सर हिला देता है और उसके साथ चला जाता है। हेलो मिस्टर रणविजय, धनुष मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए बोला। हेलो मिस्टर कपूर, रणविजय भी हाथ मिलाता है। वेन डिड यू कम फ्रॉम अब्रॉड, धनुष अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला। बाय द वे आई शोल्ड अक्स यू दिस क्वेश्चन मिस्टर कपूर, रणविजय उन्हें घूरते हुए बोला। हाँ बट फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव एस्क्ड यू मिस्टर रणविजय, धनुष हंसते हुए बोला। जस्ट कम लास्ट नाइट वेन आई वॉन्ट टू ऑफिस दिस मॉर्निंग आई गेट एन इन्विटेशन फॉर योर फंक्शन, रणविजय अपने एरोगेंट लुक देते हुए बोला। थैंक्स फॉर कमिंग मिस्टर रणविजय, धनुष मुस्कुराते हुए बोला। माई प्लेजर मिस्टर कपूर, रणविजय के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि धनुष ने इंडिया में इस कारण अपना बिजनेस शुरू किया है और वो कारण है रीत। ये सोचते ही रणविजय को बहुत गुस्सा आ रही थी धनुष पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी हॉल की लाइट बंद हो जाती है और स्टेज से अनाउंसमेंट होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट्स एज द सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन, थैंक यू। अनाउंसमेंट सुनकर धनुष अपना हाथ आगे करते हुए रणविजय से बोला, लेट्स सिट मिस्टर राणावत। रणविजय धनुष के साथ उसके बगल में बैठ जाता है। फंक्शन शुरू होता है। एक एक करके मॉडल आ रही थी। सबका ध्यान इस वक्त स्टेज पर वॉक कर रही मॉडल्स पर था, सिवाय धनुष के, क्योंकि उसकी नजरें बस रीत को ढूंढ रही थी। वो रणविजय को दिखाना चाहता था कि उसकी सेक्रेटरी मिस रीत शर्मा अब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और बहुत जल्द वो उसकी हो जाएंगी। धनुष को इधर उधर देखते हुए रणविजय बहुत देर से देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ दिया, क्या बात है मिस्टर कपूर, बहुत देर से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? रणविजय उसे देखते हुए बोला। जी मिस्टर राणावत, मैं अपनी सेक्रेटरी को ढूंढ रहा हूँ, धनुष इधर उधर देखते हुए बोला। सेक्रेटरी? रणविजय थोड़ा हैरान होते हुए बोला। इधर रीत स्टेज के पीछे से मॉडल को आते जाते हुए देख रही थी, इस बात से बेखबर कि उसका पति भी यही है। वो अपने ख्यालों में खोए हुए ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़कियां कैसे इतनी पब्लिक के सामने बिना डरे चल ले रही हैं? अगर हमसे कभी कहा जाए तो हम तो बिल्कुल ना कर पाए। रीत यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी ऑफिस की एक एम्प्लॉई भागते हुए रीत के पास आती है। रीत यार, एक प्रॉब्लम हो गई है, वो हौंफते हुए बोली। अब क्या हो गया है? रीत उसको इतना परेशान देखते हुए जल्दी से बोली। वो लड़की रीत के कान के पास आती है और कुछ बोलने लगती है, जिसे सुनकर रीत के चेहरे पर भी परेशानी और घबराहट साफ दिखने लगती है। रीत उसकी बात सुनकर अपनी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, जल्दी चलो। हाँ, वो दोनों वहां से भागते हुए वहां से चली जाती हैं। फंक्शन खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा हुआ था। बस एक आखिरी मॉडल को स्टेज पर आना था, क्योंकि वो मेन मॉडल थी। हर कोई बेसब्री से उस मॉडल का इंतजार कर रहे थे। अनाउंसमेंट होती है, पर जब कोई स्टेज पर नहीं आता है तो धनुष को गुस्सा आने लगता है। उसने अपने हर एक एम्प्लॉय से कहा था कि गलती से भी ये प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा रीत पर आ रहा था, क्योंकि वो मेन इंचार्ज थी। वो जैसे ही गुस्से में उठता है वैसे ही हॉल की सारी लाइट बंद हो जाती है और एक लाइट सीधा उस मॉडल पर आके रुकती है जो सामने स्टेज पर खड़ी थी। अंधेरे के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। जैसे लाइट उस मॉडल पर जाती है और रणविजय उस मॉडल को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बढ़ जाती हैं और मुंह से धीरे से निकलता है, मिसेज राणावत। सामने स्टेज पर रीत डरी सहमी सी खड़ी थी। उसकी हिरनी जैसी आंखों में आज रणविजय को डर साफ साफ दिख रहा था।
इतना डर रणविजय ने तब देखा था जब उसने आर्थिक को किडनैप करने की बात कही थी। आज वही डर रणविजय को रीत की आंखों में फिर से दिख रहा था।